नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम डिबेट में। मैं हूं संजय राजन। दोस्तों, दरअसल सूबे में लोकसभा चुनाव का जो परिणाम आया है उसने सत्तारूढ़ दल के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। इस बात का साफ संकेत राज्य भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति की बैठक में मिलता हुआ नजर आया। अब समझिए, इंडिया ब्लॉक यानी राहुल और अखिलेश की जोड़ी और उनके दो अहम मुद्दे। पहला तो ये कि पीडीए का फार्मूला और दूसरा संविधान बदलकर आरक्षण समाप्त करने का मुद्दा सूबे में भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज़्यादा डेंट लगाने में कामयाब हुआ। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद हुई भारतीय जनता पार्टी कार्य समिति की बैठक में इस बात की समीक्षा का दौर रहा। इस बैठक में साफ तौर पर 3 बातें सामने नजर आईं। पहला तो ये कि विपक्षी दलों की ओर से संविधान बदलने का जनता में फैलाया गया भ्रम सारी रणनीति को विफल कर दिया भारतीय जनता पार्टी की। दूसरा ये कि राम मंदिर के बाद कार्यकर्ताओं का ओवर कॉन्फिडेंस और तीसरा ये कि सरकार की ओर से संगठन कार्यकर्ताओं या फिर जनप्रतिनिधियों की अनदेखी। इन सब से अनदेखी का मामला बीजेपी आला कमान ने काफ़ी गंभीरता से लिया है, क्योंकि किसी भी सियासी दल की ताकत उसके कार्यकर्ता ही होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और शायद यही वजह है कि कार्यकर्ताओं के आगे बीजेपी एक बार फिर नतमस्तक नजर आई। साफ तौर पर चाहे बात की जाए दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य या ब्रजेश पाठक की, या फिर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जेपी नड्डा की, या फिर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की, सबने किसी न किसी रूप में ये मुद्दा उठाए कि बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए मंत्री विधायक कार्यकर्ताओं का सम्मान होना ही चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहली बार ये माना कि अति आत्मविश्वास की वजह से ही अपेक्षाओं को चोट पहुंचा है। दोस्तों, एक तरफ बीजेपी मंथन कर रही है कि कैसे 10 सीटों के उपचुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हासिल की जाएं, मिशन 2027 को कामयाब किया जाए, लोकसभा की करारी शिकस्त का डैमेज कंट्रोल किया जा सके। वहीं दूसरी तरफ अपने हिट फार्मूले को धार देने के लिए कांग्रेस अगस्त से पूरे प्रदेश में आरक्षण बचाओ मुहिम शुरू करने जा रही है। अब तक हुई योगी सरकार के सारी नियुक्तियों का कांग्रेस ब्यौरा तैयार कर जन आंदोलन की तैयारी में जुटी है। दोस्तों, बात बिल्कुल साफ है, सियासी दांवपेच सत्तारूढ़ और विपक्षियों के बीच आने वाले दिनों में चरम पर देखने को मिलेगा। एक बेहतरीन पैनल के साथ आज हम इसी सियासी चाल पर एक बेहतरीन चर्चा करने जा रहे हैं, लेकिन पहले सुन लेते हैं कुछ बयान, फिर चलेंगे चर्चा पर। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। इन सबको संगठन के साथ बेहतरीन तालमेल बना करके संगठन जिसको तय करे उसके साथ खड़ा होकर के प्राणपण से जुट करके कमल चुनाव चिन्ह को विजयी बनाने के संकल्प के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आपका भी सम्मान होगा, सर्वत्र सम्मान भी मिलेगा। और जो लोग उछल कूद करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है इनको दोबारा उछल कूद करने का अवसर ही नहीं मिल पाएगा। यह हम आप सबको आश्वस्त करने के लिए आज यहां पर आए हैं। नो फाइनेंस लेफ्ट फॉर डेवलपमेंट, कोई विकास के लिए काम के लिए कोई पैसा नहीं रह गया है। ये चीफ मिनिस्टर का फाइनेंशियल एडवाइजर बोल रहा है। आप बताइए, आप वैसी सरकार चाहते हैं या ऐसी सरकार चाहते हैं? जरा जोर से बोलिए, वैसी सरकार चाहते हैं या ऐसी सरकार चाहते हैं? एक तरफ वो है जो बोलता है कि विकास के लिए पैसे नहीं है, और ये ज्यादा दिन नहीं हुए, 1-1.5 साल हुआ है ऐसी सरकार बने हुए, वहां का चीफ मिनिस्टर का फाइनेंशियल एडवाइजर बोल रहा है। आपको मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी हो या अन्य पार्टियां हो कैसी सरकारें चलाते हैं। आप क्या गोमती रिवर फ्रंट का घोटाला भूल गए क्या? चलो आपसे उत्तर प्रदेश की बात कर लेता हूं। लैपटॉप का घोटाला भूल गए क्या? जरा जोर से बोलो भैया, भूल गए क्या? अनाज का घोटाला भूल गए क्या? आप बताइए, ये फूड स्कैम हुआ था उसका घोटाला भूल गए क्या? ये ग्रेटर नोएडा में लैंड का जो आवंटन हुआ था उसका घोटाला भूल गए क्या? आप बताइए, ये पेंशन स्कैम भूल गए क्या? आप बताइए, एम्बुलेंस का स्कैम भूल गए क्या? ये फॉडर का, एनिमल हस्बेंड्री का फॉडर का स्कैम भूल गए क्या? अब आप बताइए, सुशासन और कुशासन में अंतर क्या होता है? कमल खिलता है तो सुशासन आता है। तो सुना आपने किस तरह से कार्यकर्ताओं को तवज्जो देने की बात यहाँ पर दोहराई गई। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने साफ किया कि संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा रहेगा। जाहिर सी बात है
जेपी नड्डा जी जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि छुई मुई कार्यकर्ताओं से काम नहीं चलेगा, चैलेंज है तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन निश्चित तौर पर इस बात को लेकर के मंथन चल रहा है, क्योंकि तमाम ऐसे बीजेपी के नेता हैं, चाहे रमेश मिश्रा की बात कर ली जाए, मोती सिंह की बात की जाए, इन लोगों ने कहीं नहीं सरकार और शासन के रवैये पर सवाल खड़ा किया है। संजय निषाद को भी मैं सुन रहा था, जो घटक दल हैं एनडीए के, उनका साफ तौर पर यह आरोप था कि चुनाव के वक्त अगर बुलडोजर चलवाएंगे तो वोट मिलेगा क्या। सुभाषपा के अरुण राजभर को भी मैं सुन रहा था, अधिकारियों को किसी का संरक्षण है, कोई किसी की सुनता नहीं, दरखास्त लेकर लोग घूम रहे हैं। यानी घटक दलों में भी इस बात को नाराज़गी है कि आखिर सरकार और शासन स्तर पर कार्यकर्ताओं की क्यों नहीं सुनी जाती है। विधायकों का दर्द तो समय समय पर साफ तौर पर देखा ही गया है। जाहिर सी बात है, चूँकि लोकसभा का परिणाम इस तरह से आया है कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ा कर दी है। जहां एक तरफ इंडिया ब्लॉक, समाजवादी पार्टी, पीडीए को लेकर के जिला और तहसील स्तर पर सम्मेलनों का आयोजन शुरू कर चुकी है। कांग्रेस अगस्त से आरक्षण बचाओ मुहिम शुरू करने जा रही है। योगी सरकार में जितने भी नियुक्तियां हुई हैं उसका जो आंकड़ा है वो तैयार किया जा रहा है और उसके बाद उसको जन आंदोलन का रूप देने की कोशिश होगी। ऐसे में निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी भी लगातार मंथन कर रही है। संगठन में जो खामियां रही हैं, सरकार और संगठन के बीच जो विभेद रहा है, उसको दूर करने की कवायद इस राज्य कार्य समिति की बैठक में साफ तौर पर देखने को मिला। और हम ये मान सकते हैं, चूँकि लोकसभा चुनाव में जिस तरह का झटका लगा है भारतीय जनता पार्टी को, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी चाहे वो 10 रिक्त विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का मामला हो या 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव का मामला हो, इन दोनों में कोई कोर कसर छोड़ेगी नहीं, यह निश्चित तौर पर कहा जा सकता है। चलिए, हमारे साथ हमारे कई मेहमान जुड़ चुके हैं। इन खास मेहमानों का सबसे पहले हम आपको परिचय करा दें। हमारे साथ आशीष तिवारी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और बेबाकी से सत्तारूढ़ दल का पक्ष रखते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है आशीष जी। हमारे सामने प्रवक्ता समाजवादी पार्टी कपिश श्रीवास्तव जी भी मौजूद हैं। कपिश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। हमारे साथ अंकुर सक्सेना हैं, ये प्रवक्ता हैं राष्ट्रीय लोकदल के, एनडीए के घटक दल हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है अंकुर जी। प्रदीप सिंह जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, वो भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। और वरिष्ठ पत्रकार सुनील त्रिपाठी जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। इनके जरिए हम चर्चा को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। सुनील जी, जाहिर सी बात है, राज्य कार्य समिति की बैठक में जो कुछ हुआ उससे आप पूरी तरह से अवगत होंगे। एक बड़ी चुनौती और उसका कैसे सामना करना है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जेपी नड्डा ने यहाँ आकर के संदेश देने की कोशिश की, लेकिन जिस तरह से कार्यकर्ताओं की नाराज़गी है कि उनकी हर स्तर पर अनदेखी की जा रही है, वो भी कहीं ना कहीं इस मुद्दे में रहा, जिसकी बानगी बने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। उन्होंने साफ कहा कि संगठन सरकार से बड़ा था और बड़ा रहेगा। जी, आपके टिप्पणी। देखिए संजय जी, कल जो मीटिंग भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में संपन्न हुई, उसमें मैंने ज्यादातर यही देखा कि अपनी कमियों पे चिंतन कम, विपक्ष पे चिंतन ज्यादा रहा। कांग्रेस को भस्मासुर बता दिया गया समाजवादी पार्टी के लिए, समाजवादी पार्टी को भी आड़े हाथों लिया गया। आपको चिंतन केवल अपने परिवार पर करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और उस भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के क्रियान्वयन पर ध्यान देना चाहिए कि आपके कार्यकर्ता आपसे बहुत नाराज हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, कार्यकर्ताओं का मैंने रोष भी देखा है संजय जी। एक तो भ्रष्टाचार और एक भीतरघात और जो भाजपा कार्यकर्ता हैं उनकी नाराजगी, ये तीन कारण लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इस स्थिति में लाए हैं। भले ही नड्डा जी और केशव जी कह रहे हैं, केशव जी की बात से स्पष्ट हो रहा कि सरकार से बड़ा संगठन है, क्योंकि संगठन से ही सरकार बनती है। लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश में
माहौल देखा गया और देखा जा रहा है कि गांव गरीब से लेके भ्रष्टाचार चरम सीमा पर संजय जी पहुंच चुका है जी। स्वास्थ्य विभाग जो जन सेवाएं, जिन समस्याओं से जुड़ी समस्याएं हैं, वो तो एकदम स्वास्थ्य विभाग का ही स्वास्थ्य खराब हो गया है। जनता पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी से उब रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप जरा ग्रामीण अंचलों में जाके देख लीजिए लोग क्या कहते हैं जी। मध्यम वर्ग पूर्ण रूप से परेशान है, इतना टैक्स उसके ऊपर लाद दिया गया है। हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, इलेक्ट्रिक टैक्स में कितने टैक्स देना, रोड टैक्स, टोल टैक्स, आखिर कितना लोड पब्लिक के ऊपर आप लादोगे। दूसरी बात कि जो बाहर से आए हैं भारतीय जनता पार्टी में किराएदार, देखिए संजय जी, उनको टिकट में प्राथमिकता दी गई, उनके मान सम्मान प्राथमिकता उनको प्रदान की जा रही है, लेकिन जो कोर वोटर भाजपा का है उसको महत्व सही में नहीं दिया जा रहा है। थानों की स्थिति ऐसी है कि मैं बड़ा निवेदन साफ कहना चाह रहा हूं कि अगर हमारे डीजीपी साहब भेष बदल के थानों में पहुंच जाएं तो देखिए हकीकत क्या है जी। कुल मिला के जिस तरह से योगी जी ने मेहनत किया था, इस नौकरशाही ने योगी जी की मेहनत पर पानी फेर दिया संजय जी। पुराने कार्यकर्ता भी, मैं विवेक श्रीवास्तव जी आपके चैनल पर बैठते हैं, पुराने कार्यकर्ता रहे, प्रदेश उपाध्यक्ष रहे, आज मारे मारे घूम रहे हैं। एक उदाहरण नहीं, दर्जनों ऐसे उदाहरण हैं कि जिन्होंने पूरा आरएसएस में और भाजपा में अपना जीवन खपा दिया, लेकिन उनको क्या मिला आखिरी में जी। तो इस तरह से एक अंदर से नफरत पैदा होती है कि हमने अपना जीवन समर्पित कर दिया, हमारे लिए आप कुछ सोच नहीं रहे हो। और जो लोग बाहर से आ रहे हैं, किसी को डिप्टी सीएम, किसी को कुछ, किसी कुछ बड़े बड़े पदों पे आप बैठा रहे हो। दूसरी बात संजय जी, पूरे कार्यकाल में आपने भी देखा होगा, वरिष्ठ पत्रकार हैं जी, कि अगर भाजपा के एक कार्यकर्ता किसी थाने तहसील में एसडीएम को वहां पहुंच जाए तो एक कुर्सी बैठने नहीं मिलती है। उसको छोड़ दीजिए, मीडिया का तो हाथ बहुत बुरा है कि आप थाने में चले जाइए, राजधानी किसी थाने में, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, कोतवाल साहब बैठे रहते हैं, आप खड़े रहते हो। ये सब चीजें जनता देख रही है, निश्चित रूप से वो समझ रही है कि अगर यही हाल रहा, महंगाई चरम सीमा पे, आज सब्जी का रेट, दाल का रेट देखिए कहां पहुंच रहा है। जनता एकदम त्राह त्राह करने की स्थिति में आ गई है। और ऐसे में कांग्रेस को संजीवनी दे दिया हमारे अखिलेश जी ने। अखिलेश जी ने संजीवनी दे करके राजधानी में और उत्तर प्रदेश में जीवित कर दिया कांग्रेस को। कांग्रेस में बल आ गया। और जो आप कह रहे हैं, कांग्रेस पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी प्रतिद्वंदी नहीं है। मैं निवेदन साहब कहना चाहूं, एक दिन समाजवादी पार्टी की भी प्रतिद्वंदी के रूप में उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ेगी जी। और संजय जी, आपने भी देखा है कि विधानसभा के अंदर विधायकों को रोज, अगर विधायक जनप्रतिनिधि है और उसकी बात नहीं सुनी जा रही है, तो जो ये हमारे वर्तमान विधायक एक दो लोग कह रहे हैं, वो जमीनी नेता हैं, जनता की आवाज बाखूबी समझ रहे हैं, जनता के भाव को समझ रहे हैं और जनता के बीच वो रहते हैं जी। जैसे रमेश मिश्रा जी का बयान आजकल सोशल मीडिया से लेके चैनलों में चर्चा में आ रहा है, सही कह रहे हैं कि आप एक एसडीएम तहसीलदार को वहां जाके देख लीजिए, मुख्यमंत्री जी के शिकायत प्रकोष्ठ में देखिए कितनी शिकायतों का निस्तारण हुआ है, कितनी शिकायतें हो रही हैं। जनता दर्शन लगा रहे हैं, इतनी भीड़ क्यों उमड़ रही है। मैं निवेदन से आप कहूंगा, जिस जिले से ज्यादा भीड़ आ रही हो उसके डीएम को वहां रहने की आवश्यकता नहीं है। आप जिलाधिकारी हैं, कप्तान है जिले के, आप नहीं सुनेंगे तभी तो लोग परेशान होकर मुख्यमंत्री दरबार में आएंगे। अगर उसी स्तर पे आप कार्रवाई कर देंगे, संतुष्ट कर देंगे, तो क्यों आएंगे। ये कई कारण ऐसे हैं भारतीय जनता पार्टी को, जो 27 के चुनाव में एक पहाड़ तेरे सामने चुनाव में खड़े होंगे संजय जी। और ये इस पर सरकार को चिंता करने का विषय है। ये बहुत कठिन कारण है। देखिए इसमें कैसे भाजपा लोगों को रुझा पाती है। जैसे मैं अभी एक चैनल बैठा था तो भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि आरक्षण का प्रोपोगंडा विपक्ष ने कर दिया। चलिए मैं मानता हूं प्रोपोगंडा कर दिया। आप सत्ता पक्ष में जनता को समझाने तो प्रयास कीजिए। जो चीज आप लेके आते हैं कंफ्यूज जनता हो जाती है। जनता को चाहे यूसीसी हो, एनआरसी जो भी हो, जो भी कानून आप ला रहे हैं उसको बाखूबी जनता को प्रचार के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से बता दीजिए कि आपको इससे फायदा या नुकसान है। नहीं, जाहिर सी बात है। इसके लिए सुनील जी, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सर्वदलीय बैठक का भी प्रावधान है, लेकिन संभवतः इन बड़े फैसलों पर ऐसा हुआ नहीं है।
चलिए पहले चरण में प्रदीप जी को शामिल कर लेते हैं। प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप भाई, आपने देखा कि किस तरह से आपके ऊपर भी आरोप प्रत्यारोप बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में जमकर लगा। नड्डा साहब ने कहा कि 90 बार आपने चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश की, तमाम तरह के आरोप लगाए। आप लोगों ने भ्रम फैलाया, चाहे वो संविधान बदलने का भ्रम हो या जातीय जो कार्ड आपने खेला था। इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर संकल्प लिया है कि 2027 उनका होगा और उपचुनाव में भी वो अपना पुराना परिणाम दोहराएंगे। देखिए संजय जी, नड्डा साहब की मजबूरी है कि वो, हम चूंकि विपक्ष हैं, हमारे बारे में तमाम तरह की टिप्पणियां करें, लेकिन उससे पहले और तमाम नेताओं के बयान भी देख लीजिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि अति आत्मविश्वास हमारी हार का कारण था। किसी ने कुछ बताया, ब्रजेश पाठक जी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया। तो ये पहले तो ये तय करें कि आपस में इनकी स्थिति क्या है, आपस में मतभिन्नता क्यों है, पहले तो ये तय करना चाहिए। ये झगड़ा इनका आपस का है, विपक्ष पर फोड़ रहे हैं। इनके नेता, इनके मंत्री अपने कार्यकर्ताओं की सुनते नहीं, इसलिए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष को और केशव प्रसाद मौर्य जी को कहना पड़ा कि संगठन बड़ा है, कार्यकर्ता बड़ा है, संगठन बड़ा है, सरकार नहीं है। तो सरकार ये बात बतानी क्यों पड़ रही है कार्यकर्ताओं को बैठाकर? ये बात इसलिए बतानी पड़ रही है कि पिछले 7 सालों में कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं गई। अब जिस तरीके से अभी आप देखिए, जो बुलडोजर नीति आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की चल रही है, उसमें इंद्रप्रस्थ नगर और इस तरह के जो नगर हैं, वहां पे साथी बता रहे हैं कि हम उनके मंडल अध्यक्ष हैं, हम उनकी पर्चियां काटते हैं और मेरे घर के सामने लाल निशान लग गया है। तो लाल निशान अगर लग गया है, उनके पास अगर रजिस्ट्री है और उसके बावजूद भी लाल निशान लग गया है, तो इसमें गलती कांग्रेस पार्टी की है क्या? अगर हम इनके लिए आंदोलन करते हैं, अगर उनकी हम लड़ाई लड़ते हैं, तो हम गलत करते हैं क्या? अगर आपकी मंशा ये थी इस देश में संविधान बदलना है और संघ में जो संविधान रखा है, धूल फांक रहा है, वो संविधान इस देश में लागू करना, अगर हमने इस देश को बताया तो हमने अपराध कर दिया क्या? अगर आपके मन में यह मंशा थी, आपके तमाम नेता अगर ये बात कह रहे थे कि हमें 400 से ज्यादा सीटें लानी है इसलिए कि हमें संविधान बदलना है, इसलिए कि हमें आरक्षण नीति समाप्त करनी है, अगर वो ये बात कह रहे थे और ये बात इस पर पुरजोर विरोध कर रहे थे, आदरणीय राहुल गांधी जी पुरजोर विरोध कर रहे थे, और हम ये कह रहे हैं कि इस देश में बाबा साहब का संविधान ही लागू होगा, हम आपके संविधान को लागू होने नहीं देंगे, तो ये हमने अपराध किया है क्या? तो हम पूछना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में आज अगर युवा अगर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है, तो उन पर अगर लाठियां चलाई जाती है, तो उसमें कांग्रेस पार्टी ने लाठी चलाई क्या? किसान अगर अपने मुद्दों पर लड़ने की बात करता है, अपनी आय दुगनी करने की बात करता है, काले कानून को वापस लेने की बात करता है, तो न सिर्फ आप उन पर लाठियां चलाते हो, बल्कि उनको अराजक कहते हो, आतंकवादी कहते हो, और इस तरह के तमाम संज्ञा से आप उन्हें विभूति करते हो। तो ये काम कांग्रेस पार्टी ने किया था क्या? तो निश्चित तौर पर हम ये कहते हैं कि अगर हम कांग्रेस पार्टी देश के किसानों के साथ खड़ी है, देश के नौजवानों के साथ खड़ी है, और अगर हम किसान की बात करते हैं तो आप बताते आपके पेट में दर्द होने लगता है, और जब किसान अपनी बात करता है तो आपका गुंडा गृह राज्य मंत्री जो पूर्व में था, जो इसको जनता ने उसको उनके स्थान पर पहुंचाया, उनके बेटे द्वारा उनके सीने पर गाड़ी चढ़ा दी जाती है, और वो बराबर धमकी देते रहते हैं, और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी उनको संरक्षित करती नहीं जा रही है। महिला सुरक्षा पर बात करते करते हम बार-बार आपकी बहस में तमाम लोगों को नाम ले चुके हैं, उनको संरक्षित करती हुई भारतीय जनता पार्टी ने चलाती है। तो ये काम क्या कांग्रेस पार्टी ने किया था क्या? हम इन मुद्दों को, जो बुनियादी मुद्दे हैं, जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उनको लेकर हम सड़क पर है। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी सड़क पर है। हमने मोहब्बत की बात की, आपने नफरत की राजनीति की बात की। तो आपकी नफरत की राजनीति हारी है, देश में मोहब्बत की राजनीति जीती है, इस देश में संविधान जीता है, और संविधान को बदलने वाले लोग पीछे हुए। ठीक है कपिश जी, भाई जिस तरह से बीजेपी मंथन कर रही है, आप लोगों ने चुनौती खड़ी कर दी है प्रदेश में, उसका काट निकालने की कोशिश हो रही है। कार्यकर्ताओं को एक बार फिर साथ लेकर के उसके आगे नतमस्तक होकर के बीजेपी ये चाहती है कि 10 विधानसभा के रिक्त सीटों पर जो उपचुनाव होना है या मिशन 2027 है, उसको फिर फतह किया जाए। कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई आत्ममंथन या आत्मचिंतन किया है। आत्ममंथन और आत्मचिंतन करते तो वो अपने कार्य और कार्य की प्रकृति, असर, ये सब देखते। वो तो विपक्षी दलों पे लानत खयानत के लिए मीटिंग किए थे।
क्योंकि अंग्रेज से अंग्रेजियत उन्होंने सीखी है, तो 75 वर्ष जो अमृतकाल के चल रहे हैं इसमें भी अंग्रेजों का दांव लगा रहे हैं, किसी को भस्मासुर बता रहे और हमें आगाह कर रहे हैं। भाई उन्हें हमें हमारी चिंता है, उन्हें भारतीय जनता पार्टी की चिंता कहाँ जी? उनको तो समाजवादी पार्टी की चिंता है और कर रहे हैं आत्ममंथन और आत्मचिंतन। केशव प्रसाद मौर्य जी ने क्या कहा, इससे भारतीय जनता पार्टी के योगी जी को क्या लेना देना है जी? योगी जी और मोदी जी का जो 36 का आंकड़ा है वो भी आपके सामने है। और इनके यहां से तो कितनी आवाज ये उठ रही है कि अब योगी जी बहुत कम समय के मेहमान हैं, अब इनके जगह कोई और होगा मुख्यमंत्री। अपनी नीतियों के वजह से विफलता इनके कदम चूम रही है और ये आईना विपक्षियों को दिखा के अपना सीना फुलाए बैठे हैं। योगी जी ने क्या कहा कि हमने 17 जीता, हमने 19 जीता, हमने 22 जीता, हमने 24 जीता। अरे प्रभु, सब जीत गए तो आत्मंथन और आत्मचिंतन करने की क्या जरूरत? हम लोगों को आगाह करते रहिए, हमारे शुभ चिंतन बने रहिए। भाई सरकार में तो आप है, लेकिन आप भूल जाते हैं कि आप सरकार नहीं, आप विपक्ष में हैं। नीतियां आप लागू करेंगे, एंटी इनकम्बेंसी अगर होगी तो आप झेलेंगे। किसान आपकी वजह से रास्ते पर बैठा हुआ है, शिक्षक आपकी वजह से रास्ते बैठा हुआ है, बेरोजगार आपकी वजह से रास्ते पर बैठा हुआ है, महिला असुरक्षा किस हद पर फैल गई है, थानों में इज्जत महिलाओं की लूटी जा रही है योगी जी की, और इनको दिख नहीं रहा। बेरोजगारी दिखती नहीं, महंगाई दिखती नहीं, आरक्षण पर प्रहार दिखता नहीं। बताते हैं कि विपक्ष नैरेटिव सेट करके भ्रम में डाल दिया कि भारतीय जनता पार्टी अगर 400 के पार आ जाएगी तो ये संविधान बदल देंगे। एक भी विपक्षी नेता का जरा बयान सुना दीजिए कि ये हो। अरे जब आपके 4 सांसदों ने इस बात को जनता के बीच में रखा, तब हम लोगों ने कहा भाई इन लोग की मंशा ये है। अब उन 4 सांसदों के मुंह में, हमारे यहाँ का कोई नेता तो मुंह में भर नहीं रहा था कि आपको ये कहना है। तो नैरेटिव भी आपका, विफलता भी आपका, और अतिवादी जो आपने धर्म का चश्मा चढ़ाया था वो इस समय टूट चुका है। क्योंकि महंगाई और बेरोजगारी का आलम यह है कि जिंदा रहने के लिए अनाज जरूरी है, जिंदा रहने के लिए एफएमसीजी के सामान जरूरी है, महंगी शिक्षा, महंगी चिकित्सा, किसको आप बता रहे हैं? इस सब चीज से प्रभावित हो रहा है। नीट की परीक्षा से लेके 50-60 परीक्षाएं हो चुकी हैं, सब लीक कर गई, एक भी भर्ती नहीं हुई। कई 100 करोड़ रुपए जनता का खराब कर दिया आपने, भविष्य बच्चों का समाप्त कर दिया, और आप कह रहे हैं कि इसमें जो है कांग्रेस भरमाचूर है और समाजवादी पार्टी सतर्क रहे। अरे भाई, आप समाजवादी पार्टी के खैरख्वाह कब से हो गए? कब से हमारे जो है वो इतने आप प्रिय हो गए कि हमारे लिए आप जो है इतना अच्छा सोचने लगे? कुछ अपने यहाँ के भस्मासुर के बारे में सोच लिया होता। भाई संजय निषाद जी क्या बता रहे थे जी कि कौन भस्मासुर है? ओम प्रकाश जो हमारे राजभर साहब हैं, उन्होंने तो तत्काल ही बता दिया था कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से हम लोग ये चुनाव हार गए। और संजय निषाद जी ने ठीक बात कही है कि बुलडोजर ही बाबा को बुलडोज करेगा। चलावे भाई, अब इनको आदत हो गई है एक एक करके सबके ऊपर चला दिया जी। अब आप अंतिम व्यक्ति पे चला रहे हैं। तो बुलडोजर भेजते थे केवल उनके यहाँ जो एक विशेष धर्म जाति के लोग होते थे, और कोई क्राइम में सामने आता ऐसा चीजें तो आप वहां बुलडोजर भेज देते थे। अब तो आप आम जनता के घर में बुलडोजर भेज रहे हैं। जो व्यक्ति 80 साल से एक दुकान बना करके किसी तरह के से जीवन निर्वाह कर रहा है, उसी में परिवार के साथ रह रहा है, आप उसका जीवन खींच ले रहे हो जी। और इन्होंने गोरक्षनाथ मंदिर के अगल बगल की सारी दुकानों के साथ यही किया है।
अरे हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था, मेरी कश्ती डूबी वहां जहां पानी कम था, गोरखपुर की जनता कह रही है। आप सोचिए, काशी से आखिर प्रधानमंत्री जी जो 543 सीटों पे कहते थे घूम घूम के कि अरे सबको छोड़ो, हमारा चेहरा देख करके प्रज्वल रमन्ना को जिता दो, बलात्कारी विशेष को, बेचारे खुद हारते हारते बचे। जी जाहिर सी बात है। अयोध्या हार गए, अयोध्या हार गए, और आप देखिए चित्रकूट हार गए, अभी हाल में ही देख लीजिए बद्रीनाथ हार गए, और फिर भी नहीं समझ में आ रहा है। अरे भाई, आत्मचिंतन आत्ममंथन आपको अपनी पार्टी में करना चाहिए, अपनी पार्टी के लिए करना चाहिए, कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करो, यही कार्यकर्ता बूथ पर काम करते हैं। जी चलिए, जब वो किसी को राशन कार्ड भी नहीं बनवा पाएंगे तो वही गाली खाएंगे जिस जिस दरवाजे पे जाएंगे। जाहिर सी बात है, हर एक सियासी दल की बुनियादी कार्यकर्ता के ऊपर टिकी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आशीष जी आपके पास आते हैं, जरा अंकुर सक्सेना जी से भी उनकी राय ले लें। अंकुर जी, भाई दो घटक दल हैं, निषाद पार्टी और सुभाषपा, दोनों ने तो गंभीर सवाल खड़े कर दिए। सुभाषपा का कहना है कि अधिकारी को किसी का संरक्षण है जिसकी वजह से वो लोगों की समस्याएं नहीं सुन रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता जाते हैं, चाहे वो पुलिस थाने में या किसी एसडीएम के पास या डीएम के पास, तो दरख्वास्त केवल घूमती रहती है, काम कुछ नहीं होता है। संजय निषाद ने तो साफ कर दिया कि जब चुनाव के वक्त बुलडोजर चलाया जाएगा तो चुनाव जीतेंगे कैसे। आरएलडीबी चूँकि एनडीए की घटक दल है, तो आपकी पार्टी का क्या राय है? कल जो बीजेपी का मंथन हुआ है और आप अपनी राय पार्टी का। बात तो ये है कि राष्ट्रीय लोकदल एनडीए का एक घटक दल है, और कहीं ना कहीं आप ये चीज महसूस करेंगे कि हम लोगों ने एनडीए के घटक दल होने के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल को एक स्टेबिलिटी, राष्ट्रीय लोकदल के आने के बाद एनडीए को एक स्टेबिलिटी मिली, और कहीं ना कहीं हम लोगों का ये प्रयास रहेगा कि आगामी विधानसभा के उपचुनाव हैं, उन उपचुनाव में 10 की 10 सीटें एनडीए घटक दल के पास और एनडीए के पास आए, और हम लोग 10 की 10 सीटों पर फतेह हासिल करें। अब अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय और कांग्रेस के प्रतिनिधि महोदय निरंतर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के ऊपर अपनी बात को रख रहे थे। तो आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, देखिए कांग्रेस अगर इतनी महान पार्टी होती या कांग्रेस की कार्यशैली में इतना बृहद रूप होता कि आम जनता के बीच वो सर्व स्वीकार्य होती, तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस, और अभी आप कह भी रहे थे कि आप संविधान की रक्षा करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और इस तरीके की आपने बड़ी बड़ी बातें कही, तो आप ये बताइए उसी संविधान की हत्या करने का कार्य तो आपातकाल लगा के स्वयं कांग्रेस के प्रधानमंत्री महोदया ने किया था। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने तो आपातकाल लगाकर संवैधानिक अधिकारों का ऐसा हनन किया जो आज तक किसी ने किया ही नहीं है। ठीक है, अब आते हैं हमारे समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि महोदय के बयान पे। देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि महोदय लगातार सारी बातें सत्तारूढ़ दल के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। तो मेरे भाई आप एक बार बताओ, अगर ऐसी ही बात थी तो आपके समय में लॉ एंड ऑर्डर क्यों आगे था? और आप ही के मंच पे तो ये बात देखी गई, हमारे यहाँ नहीं हुआ है, किसी भी राजनीतिक दल के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है कि मंच पे माइक छीना जा रहा हो। आप बताइए, मंच पे माइक छीनने की प्रथा से जनता के बीच क्या मैसेज गया? 2012 से लेके 2017 तक आप सत्ता में थे, आपने क्या कार्य किया? आप मात्र 47 सीटों पर समिट के रह गए, आप मात्र 47 सीटों पर रह गए थे, और जबकि आप सत्ता में थे। तो अगर आप सत्ता में रहते हुए एंटी इनकम्बेंसी को नहीं झेल पा रहे हैं और मात्र 47 सीटों पर रहकर आप, हम लोग एनडीए ने लगातार तीसरी बार सरकार बनाई और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में लगातार दूसरी बार सरकार में सत्तारूढ़ में आए, तो कहीं ना कहीं आप कार्य पद्धति का अंतर ही तो है। आम जनमानस ने उस चीज को स्वीकार भी किया है, पर आप इस हार को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। आप भी बड़ा हृदय दिखाइए और कम से कम इस बात को महसूस कीजिए कि आपकी अगर विधानसभा में सीटें बनी है तब भी आप उस सत्ता, जनता की भावनाओं के अनुकूल सत्ता बनाने में असफल रहे हैं, कि क्योंकि जनता ने कहीं ना कहीं ये चीज महसूस की है कि चाहे योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार हो या माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार हो, आम जनमानस की भावनाओं पर एक स्टेबलिश और स्टेबल गवर्नमेंट केवल और केवल एनडीए गवर्नमेंट ही दे सकती है। तो ऐसी स्थिति में आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति अंकुर जी, अंकुर जी, सवाल ये बाहर से नहीं खड़ा हो रहा है, बल्कि घटक दल के अंदर से ही ये सवाल खड़ा हो रहा है ना।
अब मैंने नाम लिया रमेश मिश्रा का, मोती सिंह, अरुण राजभर, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, ये सब आपके ही खेमे के हैं भाई। सवाल खड़े कर दिए। मोती सिंह ने कह दिया कि तहसील स्तर पर अकल्पनीय भ्रष्टाचार है, ये लाइन है। रमेश मिश्रा जी ने क्या कहा, प्रदेश में बीजेपी की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, केंद्र इस पर दखल दे। तो ये अंदर से ही आवाज़ उठ रही है ना। ये समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के प्रवक्ता तो हैं नहीं, और सब कुछ अगर बेहतर रहता तो निश्चित तौर पर कई बीजेपी के विधायक हैं जो हम लोगों के भी संपर्क में रहते हैं, वह अक्सर अपना रोना रोते हैं। सुनील जी भी गवाह हैं और हम भी गवाह हैं। नाम नहीं बताया जा सकता है इस चर्चा में, वरना ये तो कहीं ना कहीं लोगों के दिल में एक टीस है कि वो जनप्रतिनिधि हैं और उनका काम अगर डीएम, एसपी, कप्तान या किसी थाना का इंस्पेक्टर और सीओ नहीं करता है तो वो किस मुंह से जनता के बीच में जाएंगे, क्योंकि यही वो ताकत होती है किसी भी पॉलिटिकल उनका भी एक पत्र सोशल मीडिया पे घूम रहा है जी। राकेश त्रिपाठी जी की शिकायती पत्र, अरे वो तो साफ बोल दिया उन्होंने कि शिक्षकों के विरोधी हैं, हमारी ये छवि बनी है। चलिए आशीष जी से ले लें, क्योंकि जब आरोप बहुत सारे लग गए। आशीष, हमें 2-3 सवालों का जवाब दे दीजिए। इतिहास में जाएंगे तो ये सब कहने की बात नहीं होती है कि बीजेपी भी 3 सीटों पर चली गई थी, प्रदीप जी भी लंबी फहरिस्त देंगे। आपातकाल के बाद 1980 के बाद न जाने कांग्रेस कितनी बुलंदियों पर रही, इन सब चर्चाओं पर हम नहीं जाएंगे। हम तत्कालिक जो स्थितियां हैं आप भी मानते होंगे, हालांकि आप निश्चित तौर पर यहाँ पर अपने पार्टी के जो क्या कहेंगे धर्म है उसको निभाएंगे, लेकिन दिल में एक टीस तो होती होगी, क्योंकि दिन रात जिस तरह से आप हमसे चर्चा करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के किसी भी मुद्दे को लेकर के हमसे लड़ने लगते हैं फ़ोन पर, एक टीस होती है कि आप अगर इतना संघर्ष कर रहे हो, बावजूद इसके अगर आपको संगठन में या सरकार के स्तर पर कोई तवज्जो नहीं मिलता है, तो इस तरह के तो करोड़ों बीजेपी के कार्यकर्ता होंगे ना जो इस तरह का टीस है, जिसकी बानगी बने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। बिल्कुल संजय भाई, धन्यवाद 7:44 पे मौका देने के लिए। कोई नहीं, सबकी बारी आ रही थी। हाँ, मैं शुरुआत करता हूँ, चूँकि इस चर्चा की जो शुरुआत है वो वरिष्ठ पत्रकार जी ने करी थी। वो वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो कुछ भी कहें, कुछ भी कह सकते हैं, उनका जो भी सुझाव है या जो शिकायतें हैं वो सर्वमान्य हैं। मैं बड़े भाई प्रवक्ता कांग्रेस प्रदीप सिंह जी की बातों से शुरू करता हूँ। इन्होंने बहुत सारी बातें बताई और इन्होंने बताया कि मोहब्बत की जो राजनीति है वो जीती और नफ़रत की राजनीति हारी। निश्चित तौर पर मैं इनके इस कथन का समर्थन करता हूं कि मोहब्बत की राजनीति जीती और नफ़रत की राजनीति हारी। अब हम लोगों को ये पता करना है कि जीता कौन है और हारा कौन है। वो पार्टी जो 240 सीटें लेकर आई उसको जीता हुआ माना जाएगा, या जो 99 सीटें लेकर आई उसको जीता हुआ माना जाएगा। अब ये प्रश्न जो है ये जनता अपना करेगी। दूसरी बात, मैं सपा प्रवक्ता जो हमारे कपीश भाई हैं उन्होंने बताया, कुछ अंग्रेजियत के बारे में बता रहे थे। निश्चित तौर पर जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो बाहर से पढ़कर जहाँ आए हैं ऑस्ट्रेलिया से, तो वो अंग्रेजियत की बात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ भारतीय जनता पार्टी में तो ना मोदी जी बाहर पढ़ने गए और ना योगी जी बाहर पढ़ने गए, वो इसी मिट्टी से हैं, इसी भारत देश से हैं। तो निश्चित तौर पर जो बाहर से पढ़कर आया अंग्रेजियत की बात वही करेगा। और आत्ममंथन की जो ये कल जो है हमारे यहाँ हुआ है प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक, वो आत्ममंथन के लिए थी और आत्ममंथन हमने करा है। उसमें से जो हमारी कमियां लगी उसको हमने बड़े बेबाकी से, बाहर बोलने का भी हमारे हिम्मत है तो हमने बोला, और जिस जिस नेता ने जो जो बयान दिया, तो कोई एक मतलब ये जो अगर हमारा थोड़ा सा डेंट आया है तो निश्चित तौर पे कोई एक वजह नहीं है, उसकी कई वजहें हैं। तो कई वजह में फिर केशव प्रसाद मौर्य जी को जो वजह उनको समझ में आई वो उन्होंने अपनी रखी, उसके बाद जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी को लगा वो उन्होंने रखी, जो जेपी नड्डा जी को लगी वो उन्होंने रखी। तो निश्चित तौर पर अलग अलग ये सर फटव्वल नहीं है जो हमारे सपा प्रवक्ता कह रहे थे, ये सर फटव्वल नहीं है, ये एक मंथन करा गया और उसमें जितनी भी चीज़ें थी वो निकाल कर लाई गई और अपने अपने हिसाब से लोगों ने बताने का काम करा। तो इसको सर फटव्वल ना कहें। अभी संविधान बदलने वाली बात हो रही थी,
बताया गया कि संविधान बदलने के लिए विपक्ष ने नहीं कहा, पक्ष के ही 2-4 नेता थे, उन्होंने ये कहा। जो नेताओं ने कहा, जो कैंडिडेट थे सांसद के, उन्होंने कहा, उसको सपा प्रवक्ता ने मान लिया, उसको भारतीय कांग्रेस ने मान लिया, समाजवादी पार्टी ने मान लिया, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए कहा कि नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, संविधान बदलने का कोई भी मतलब नहीं है, कोई मकसद नहीं, इस तरीके की कोई बात नहीं। अमित शाह जी ने उस पर सफाई दी, उसको हम नहीं मानेंगे, चूंकि हमको तो सिर्फ वो चीज़ पकड़नी है जिसमें हमारी राजनीतिक रोटियां सिक जाएं। हमको जो एक नैरेटिव झूठा एक सेट करना है वो हम सेट करेंगे। वो चाहे प्रधानमंत्री जी कहें तो हम उनकी बात नहीं मानेंगे, हम किसी ऐसे सांसद कैंडिडेट की बात मान लेंगे जो ठीक है, तमाम नेता हैं, तमाम तरीके की बात करते हैं। अगर समाजवादी पार्टी का कोई नेता अगर कोई बात करता है तो क्या हम उसको अखिलेश यादव जी की बात मान लेंगे? निश्चित तौर पर नहीं मानेंगे। उसका मैं उदाहरण भी दे देता हूँ। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने इतना सनातन का अपमान करा, रामचरितमानस फाड़ने का काम करा, और इन्हीं के महासचिव थे इनकी पार्टी में, तो क्या ये मान लिया जाए कि ये अखिलेश यादव जी ने करा है? ऐसा नहीं है। जो नेता कर रहा है उसका अपना अलग जिम्मेदारी, लेकिन अखिलेश यादव जी ने एक भी बार इस चीज का समर्थन नहीं करा। उन्होंने कहा कि नहीं, हमको इससे ये चीज ठीक नहीं, तो हमने उनकी बात मानी ना कि हम अखिलेश जी की स्वामी प्रसाद मौर्य की बात मानते हैं। सैम पत्रोदा कौन थे? उसको राहुल गांधी और नेहरू गांधी परिवार की बात मान लिया आप लोग? नहीं, हम लोगों ने लोकसभा चुनाव में अगर बात चलेगी तो की बात को ही माना। हमने ये कभी नहीं कहा कि ये राहुल गांधी ने कहा। राहुल गांधी ने जो हिंदू को हिंसक कहा, हमने उसको कहा कि हाँ, इन्होंने अब हिंदू को हिंसक कहा है। हम जिस नेता तो मंच से हुआ तो प्रदीप जी जवाब देंगे शायद बेहतर तरीके से। जी, आप सुन लीजिएगा, ठीक है। दूसरी चीज, अभी पेपर लीक की बात कर रहे थे। पेपर लीक की बात वो लोग कर रहे थे जिन लोगों की सरकारों में जब पेपर लीक होते थे, तो राजन भाई, आप मुझे समाजवादी पार्टी की सरकार में कोई पेपर लीक हुआ और उसकी दोबारा कभी भी परीक्षा करा दी गई हो या उस पर कोई जांच बैठाल दी गई हो, कोई एक परीक्षा आप बता दीजिए। जबकि इनके पीसीएस तक की जो परीक्षाएं हैं वो वहाँ पर लीक हुई थी, लेकिन ना कभी दोबारा परीक्षा कराई गई और ना कभी उस पर जांच। चूंकि इन लोगों की मंशा कभी इस तरीके की, ठीक है ना। हमारे यहाँ जो भी चीजें हुई, और एक ये तो एक षड्यंत्र है और वो खुलकर भी आ रहा है धीरे धीरे, क्योंकि जिस तरीके से लगातार। आशीष जी, मैं हर चर्चा में एक नसीहत देता हूँ कि जनता ने अगर समाजवादी पार्टी को हटा करके 2 टर्म की आपकी सरकार बनाई है ना, तो यही सब खामियां रही होंगी। अशोक गहलोत सरकार में पर्चा लीक हुआ, प्रदीप जी यहाँ बैठे हुए, अशोक गहलोत सरकार चली गई, तो जनता संभवतः इन्हीं उम्मीदों के साथ आपको मौका देती है ना। आप पुराने इतिहास को दोहराते रहेंगे, यही तो संभवतः सही नहीं होगा। जी, यही तो आपसे बात कह रहा हूँ कि जब इनकी सरकारों में इस तरीके की कोई घटना हुई तो उस घटना के ऊपर पे किसी भी तरीके का कोई काम नहीं किया गया। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सेम घटना हुई तो हमने उसको दोबारा परीक्षा कराने के लिए भी, और उसके ऊपर हमने कड़ा कानून बनाने के ऊपर भी, और हमने जो भी दोषी हैं उनको पकड़ने के लिए भी हमने सारी चीजें, हमने वो काम नहीं करा जो निश्चित तौर पर जनता, अगर इनके साथ भी वही होता। और रही बात जो अभी एक मुद्दा उठाया गया कि अकबर नगर और ये अबरार नगर, ये जो सब चल रहा है मामला कि 80 सालों से वहां पर किसी की दुकान थी, तो देखिए सीधी सी बात यह है कि मुझे भी बड़ा कष्ट है इस बात का। एक मानवीय दृष्टिकोण से मुझको कष्ट है। किसी का भी घर अगर वहां से हट रहा है तो निश्चित तौर पर उसका कष्ट है, सरकार को भी कष्ट है, और कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई भेदभाव के कारण करा जा रहा हो। तो बीच का कोई रास्ता निकाला जाता है ना आशीष जी। सुन लीजिए, अब बुलडोजर चलना शुरू हो जाएगा, आधा तो उजड़ ही गया है। चलिए, मैं जानता हूं कि वो इलीगल है, पिछले सरकार भी उसके लिए दोषी हैं। जी, अब लेकिन उससे पर्पस सॉल्व नहीं होता है। नहीं, पर्पस नहीं। अब वही चीज मैं कह रहा हूँ। आप मुझे ये बता दीजिए, 80 साल हो चाहे 800 साल हो, अगर कोई भी चीज गलत है तो क्या हम उसको सिर्फ इसलिए छोड़ सकते हैं कि वो 800 साल पहले हुआ था? मैं 800 साल पहले, मैं इसका जवाब देता हूं। अगर 500 साल प्रदेश में बीजेपी की इसके पहले सरकार नहीं थी क्या?
नहीं तो अगर थी, देखिए फिर वो बातें बढ़ेंगे तो आशीष जी हमारे सब नंगे हो जाएंगे। चलिए बिल्कुल प्रश्न करिए, मैं सिर्फ ठीक है। इतनी बात कहना चाह रहा हूँ। पब्लिक में तो एक्शन ले लिया आपने, लेकिन अफसरों जिन्होंने बसाया उस कॉलोनी को, वैध थी अवैध थी, उन अफसरों पर अब तक क्या कार्रवाई हुई? क्या वो दोषी नहीं उसके जिन्होंने रजिस्ट्री किया? जो वाइस चांसलर उस समय के उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो जाती तो शायद मैं सराहना कर रहा होता। ठीक है, कपिल जी कुछ बोलना चाह रहे थे। कपिल जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं क्या? हाँ, समय थोड़ा कम है। हाँ कपिल जी, 1944 पे शुरू हुआ था, अभी तो 52 ही हुआ है। नहीं ठीक है। हाँ कपिल जी, चलिए फिर अभी आ जाते हैं, कुछ वो बोलेंगे तुरंत आपको जवाब देना है। अभी भी जो है इन्होंने सिर्फ हम विपक्षी दलों पर अटैक किया है। नहीं, मैंने सिर्फ जवाब दिया कपीश भाई, मैंने तो कुछ बोले नहीं। आप लोगों ने, आपको मैं बता रहा हूं, आप लोगों ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी पे समय खत्म हो गया, 7:44 तक हमला किया है और मैंने सिर्फ जवाब देने का काम करा। मैंने कुछ भी गलत नहीं बोला। समय खत्म, आपका आत्ममंथन और आपका आत्मचिंतन वहीं समाप्त हो गया। पहली बात, अंग्रेजी और अंग्रेजियत का मतलब ये है कि फूट डालो और राज करो की नीति। पीडीए क्या है? बात करेंगे पीडीए क्या है? कौन ऑस्ट्रेलिया पिछड़ा, में दलित और अल्पसंख्यक क्या है? आप भारत की जातियों के बीच में विभेद पैदा करने का काम कर रहे हैं और आप फूट डालो और राज करो की नीति आप भाजपा को समझा रहे हैं। पीडीए क्या है? पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक क्या है? आप भारत की जनता के बीच में विभेद पैदा कर रहे हैं और फूट डालो राज करो की आप बात हमको बता रहे हैं। हमारे जो अखिलेश जी हैं वो सैन्य विद्यालय से पढ़े, ऑस्ट्रेलिया से मेरीन इंजीनियरिंग में किया उन्होंने, और आपके नेता हाई स्कूल फेल हैं। क्या पढ़ने लिखने की बात करते हैं बिना मतलब? अंग्रेजियत की बात हो रही है भाई। आप जो मैकेनिकल की है वो भारत में पढ़ाई नहीं होती है क्या? अनपढ़ को नहीं, भारत में वो पढ़ाई लिखाई पे नहीं जाएंगे भाई, देश की सियासत में पीडीए कर जातियों में विभेद पैदा करने का काम समाजवादी पार्टी ने करा है। अनपढ़ है इसको मान लो ना, क्या दिक्कत है कि आपके नेता अनपढ़ है? और अगर पढ़े लिखे तो हाई स्कूल का ये पैमाना नहीं होता है। कई कपिल जी अच्छे नेता हुए हैं जो बहुत ज्यादा उच्च शिक्षा नहीं ली है। मैं जिसके बारे में कह रहा हूँ वो आप भी समझ रहे हैं, हमारे मित्र भी समझ रहे हैं। ठीक है, नाम लेना जरूरी नहीं है। नहीं ठीक है। अब मैं संजय भाई, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी, आज पता चला भारतीय जनता पार्टी महात्मा गांधी से इतनी नफरत क्यों करती है। क्योंकि वो विदेश में पढ़ के आए इसलिए इन्हें नफरत है। सुभाष चंद्र बोस से इन्हें इसलिए नफरत है कि वो विदेश में पढ़ के आए। इस तरह के तमाम उस समय के नेताओं से इन्हें नफरत है। नेहरू से इन्हें इसलिए नफरत है क्योंकि वो विदेश में पढ़ के आए। विदेश से अगर किसी ने शिक्षा ग्रहण की है वो इनके लिए निश्चित तौर पर देशद्रोही है, वो देशभक्त नहीं हो सकता। इससे इतनी नफरत है इनको ऐसे नेताओं से जो पढ़े लिखे नेताओं। एंटायर पॉलिटिक्स में दिल्ली विश्वविद्यालय से पीजी की डिग्री लाना, जो उस समय इंटायर पॉलिटिक्स, आज तक इंटायर पॉलिटिक्स की डिग्री दिल्ली विश्वविद्यालय में आज तक खोज रहा है कि हमने ये सब्जेक्ट का पढ़ाया था। वो उससे पीजी की डिग्री देश के सबसे बड़े सर्वोच्च नेता ने ली। ऐसी डिग्री पे इन्हें सहमति है, लेकिन उस पर नहीं है। अब जब नेताओं की बात करते हैं तो हम ये पूछना चाहते हैं कि आपने आज तक अनंत हेगड़े पर, अरुण गोविल पर, लल्लू सिंह जैसे नेताओं पर कोई कार्रवाई की है क्या? अगर आपने कहा होता कि हम इनके बयानों को खारिज करते हैं और इनका कम से कम आपने इतना ही कहा होता, आपने कम से कम उन्हें निलंबित किया होता। आज तक आपने निलंबित किया क्या? जनता ने उन्हें निलंबित कर दिया, लेकिन आपने उन्हें निलंबित नहीं किया। तो निश्चित तौर पर आपने उन नेताओं के बयानों का समर्थन किया और ये देश की आवाम ने समझा और देश की आवाम को यह लगा कि आप उसके साथ धोखा कर रहे हो, आप निश्चित तौर पर उसके अधिकारों का हनन कर रहे हो। यह बात लोगों को समझ में आई, लोगों ने उसका प्रतिरोध किया। और अभी आपने घोटाले की बात कर रहे थे, आप बताइए शिक्षक भर्ती घोटाले में दोबारा परीक्षा कब हुई? नर्सिंग भर्ती घोटाले में दोबारा परीक्षा कब हुई? नलकूप भर्ती घोटाले में दोबारा परीक्षा कब हुई? अरे शिक्षक तो आज भी सड़क पर है। अब तो आप पीसीएस जे जहां से न्याय मिलने की उम्मीद है उसकी कापियां बदल दे रहे हो, नकल नहीं, पेपर लीक नहीं कर रहे हो, कापी की कापी बदल दे रहे हो। उसके बावजूद भी आप कह रहे हो कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, बहुत न्यायप्रिय सरकार है, कोई घोटाला नौजवानों के साथ नहीं हो रहा, कोई घोटाला किसानों के साथ नहीं हो रहा, महिला सुरक्षा पर कोई बात नहीं हो रही, आप कहना चाहते हो? ठीक है प्रदीप। देखिए राजन भाई, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही इन्होंने, लेकिन जो अंग्रेजियत की एक बात थी उसके ऊपर मैंने कहा, लेकिन आप देखिए कि झूठ का नैरेटिव कैसे सेट करा जाता है। वो अभी हमारे
प्रवक्ता कांग्रेस बड़े भाई ने अभी बिल्कुल आपको ताजा उदाहरण दे दिया कि वो बात क्या थी और इन्होंने कैसे ट्विस्ट करके बात को महात्मा गांधी जी से जोड़ने का काम करा, जवाहरलाल नेहरू से काम जोड़ने का काम करा। इसी को कहते हैं झूठा नैरेटिव सेट करना। जो सच्चाई है उसको भी दूसरी चीज मैं आपको बता रहा हूं, अभी इन्होंने कहा कि अरुण गोविल के जो बयान हुए थे, क्या आप उनके बयानों को काटने का आपने काम करा? अरे उनके बयानों को काटने का काम तो विदेशों को सेवा दे रहा है वो ठीक नहीं है। उन्होंने मंच से ये बात कही कि हम इस तरीके का कोई भी बयान नहीं दे रहे हैं, हम इस तरीके से किसी भी कोई संविधान बदलने का काम। अरुण गोविल जवाब दिया, आपने आनंद गेड़ के बयान पर कुछ कहा, आपने लल्लू सिंह जी के बयान पर कुछ कहा। मैं बोल दे रहा हूँ, मैं ये सारे लोगों का नाम, जितने भी आप लोगों का नाम ले रहे हैं जिन्होंने भी संविधान में अमेंडमेंट और संविधान बदलने का जो एक उनका सिस्टम बताने की कोशिश करी, किसको पढ़ा रहे हैं? अमेंडमेंट नहीं, संशोधन की बात नहीं है। संविधान बदलने का अरे उसके बाद आप उनके मंचों से आपके सबसे बड़े नेता भाषण दे रहे थे। उसके बाद मैं सारे सियासी दल के बाद में प्रधानमंत्री जी ने हम किसी कीमत पर संविधान बदलने के आगे नहीं देंगे, किसी भी कीमत पर नहीं देंगे। अपनी बात कह लूं, मन्ना सुनाई नहीं दे। प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने साफ तौर पर इस बात को एक नहीं कम से कम अपनी 50 रैली में संविधान बदलने वाले बयान को उन्होंने काटने का काम करा। उन्होंने कहा कि बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को कोई नहीं बदल सकता। इसके कम से कम 50 रैलियां हैं, लेकिन विपक्ष ने उसको एक नैरेटिव सेट करा और वो नैरेटिव सेट करने में कामयाब हो गई। दूसरी चीज ये कह रहे हैं कि उसके लिए देश की जनता ने, अरे देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटें दी हैं। ये बात ये विपक्ष मानने को क्यों नहीं तैयार है? वो 99 के आंकड़े में फंसा हुआ है और कह रहा कि नहीं देश की जनता ने हमको चुन लिया। हमको 240 और 99 में अंतर होता है। ये बात विपक्ष को समझना चाहिए, लेकिन विपक्ष इस बात को समझने को तैयार ही नहीं। वो कह रहा 99 ज्यादा बड़ा होता है। आशीष मेरा ये कहना है कि तमाम तरह के लोकसभा के चुनावी मंच से मामले उतरे। सुनील जी, मंगलसूत्र से लेकर के हम लोग क्या सैम पैत्रोदा आ गए, कभी कोई आ गया, कभी कुछ आ गया। मैं बार बार नसीहत देता रहा कि इन सब चीज़ों से जनता पर कोई असर नहीं पड़ना है, और जाहिर सी बात है परिणाम भी उसी तरह देखने को मिला। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए यह चुनौती तो है ना, जिस तरह से मत प्रतिशत बिल्कुल मत प्रतिशत का एक आंकड़ा ले लीजिए। सुनील जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं जी। आखिरी चूंकि आपका कमेंट आएगा, एक आंकड़ा ले लीजिए। यहाँ पर 75 में से 72 सीटों पर मतदान प्रतिशत बीजेपी का कम हुआ। 1 लाख से ज़्यादा जो मत प्रतिशत कम हुआ है 12 लोकसभा सीटों पर। 1 लाख से 50,000 36 लोकसभा सीटों पर कुल 50 लाख करीब कम मत मिले इस बार। तो चिंतन का विषय तो भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ेगा। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी क्या, वो तो बुलंद रहेगी ही, क्योंकि वो मिशन में कामयाब हो गई और आगे भी इसी बुलंदी से वो आगे बढ़ेंगे। तो मंथन तो सिर्फ इस बात का होना है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन, कार्यकर्ताओं और संघ की नाराजगी को दूर करके आगे बढ़ती है, जिससे कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए एक चुनौती बने। मेरा तो यही मकसद है, मेरा तो यही संदेश है। सुनील जी, देखिए संजय जी, समय भारतीय जनता पार्टी पास बहुत कम है। अब इस वक्त में अगर अपने कोर वोटरों को और पब्लिक को न समझा पाई तो 27 के चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए पहाड़ होगा, पहाड़। संजय जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी की भितरघात ये भी एक कहीं कराने का कारण है, और जो नीतियां हैं उन नीतियों का कितना क्रियान्वयन हुआ है इस पर भी चिंतन होना चाहिए। कोई चिंतन नहीं है। आपने फंड दे दिया, कितना पैसा विभागों का सरेंडर हो जाता है, क्यों होता है? आप अधिकारियों से पूछे, हमने विकास कार्य के लिए पैसा दिया है, अगर आप यूज नहीं कर सकते हो तो आपको हम रखने से क्या फायदा? जनता की सेवा में आप हो, आपको हम क्यों वेतन दें, क्यों रखें हम जी? फंड का यूज नहीं हो रहा है। और जिस तरह से संजय जी भारतीय जनता पार्टी से कोर वोटर नाराज हुआ है, ये इस पर चिंतन करने का विशेष रूप से आवश्यकता है। अगर चिंतन मंथन इस चीज पे नहीं हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होगा। आपने देखा कोरोना काल में विपक्ष हमलावर रहा, फिर भी भारतीय जनता पार्टी विजयी हुई। लेकिन आपका मतदाता, आप कोर वोटर कब तक इंतजार करेगा कि हमको राहत मिलेगी? जैसे देखिए बजट पास होने वाला बहुत। सुनील जी क्षमा चाहेंगे क्योंकि वक्त यहीं तक इजाजत दे रहा है। हालांकि चर्चा तो अभी बहुत कुछ करना था, लेकिन सारे खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जाहिर सी बात है कि सूबे में
सियासत जो है अपने चरम पर आने वाला है। समाजवादी पार्टी अपने पीडीए के फार्मूला को आगे बढ़ाने के लिए तहसील स्तर पर बैठकों का सिलसिला शुरू कर दिया है। जिला मुख्यालयों पर बैठकों का दौर चल रहा है और कांग्रेस जल्दी ही आरक्षण बचाओ मुहिम आंदोलन जन आंदोलन लेकर के जनता के बीच में जाने वाली है अगस्त से। इन सब के बीच बीजेपी का मंथन हो रहा है। कार्यकर्ताओं को निश्चित तौर पर सम्मान देने की बात कही जाती है, लेकिन ये तय है कि अगर संगठन, जनप्रतिनिधि और इनके तमाम ऐसे कार्यकर्ता जो रात दिन एक करके जनता के बीच में जाते हैं, अगर उनकी नाराज़गी यूं ही बनी रहती है तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती सामने देखने को मिलेगी। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। आपकी जिंदगी अनमोल है, इसकी सुरक्षा करें। जब बात हो आपके स्वास्थ्य की तो फिर समझौता कैसा। जी हाँ, आपको हर बीमारी से बचाने के लिए आ गया है एराइज हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ सनराइज हॉस्पिटल एंड फाउंडेशन, जहां मिलती है आपको आईसीयू एंड आईसीयू की सुविधा, बेहतरीन मेडिकल इक्विपमेंट्स, वो भी 24 घंटे मेडिकल सुविधा के साथ, वो भी अनुभवी डॉक्टर्स की देखरेख में। माँ चंद्रिका देवी हॉस्पिटल, आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। सभी बीमारियों का बेहतर इलाज, 24 घंटे आईसीयू और एनआईसीयू ट्रीटमेंट की व्यवस्था, आँख की फ्री जांच समेत आयुष्मान कार्ड की भी सुविधा उपलब्ध। नमस्कार, मैं डॉक्टर गायत्री सिंह, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, माँ चंद्रिका देवी अस्पताल। हमारे दोनों अस्पताल में आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए निःशुल्क इलाज सुविधा चालू हो गई है। इस सुविधा की लाभ जरूर उठाइए। बीकेटी कोल्ड स्टोरेज के सामने बख्शी का तालाब, लखनऊ। हमारा दूसरा पता है 6 नंबर ट्यूबवेल के पास, भोली गांव, बख्शी का तालाब। एमजीएम हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर, आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा, प्रयागराज। बाबा साहेब शादी.com, ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निःशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। आपका स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी, बेहतर इलाज वो भी अनुभवी डॉक्टर्स के साथ। भारत हॉस्पिटल, जहां मिलती है आपको बेहतर हेल्थ फैसिलिटी, 24 घंटे इमरजेंसी वार्ड की सुविधा। डॉक्टर आलम खान, कंसल्टेंट फिजिशियन, डॉक्टर तम्मार अली, कंसल्टेंट फिजिशियन। पता तहसीनगंज चौराहा, हरदोई रोड, लखनऊ। फोन नंबर 9185876246, 918577092786। अब आपका सपना भी होगा साकार, प्रदेश की राजधानी में आपका भी होगा घर बार, पारिजात इंफ्रास्टेट के साथ। आज ही खरीदे अपने सपनों का आशियाना, मल्हौर स्टेशन रोड, विकल्प खंड, गोमती नगर में, वो भी बिल्कुल आसान किश्तों में। 50% की धनराशि देकर तुरंत कराएं रजिस्ट्री, शेष बची राशि का भुगतान 3 साल की आसान किश्तों में करें। रेसिडेंशियल से लेकर कमर्शियल तक हर तरह के प्लॉट उपलब्ध हैं। परिवार के खुशहाल भविष्य के लिए आज की तैयारी बेहद जरूरी। जमीन में छोटा सा निवेश भविष्य में देगा फायदा विशेष। तो आज ही आएं और तुरंत करें पारिजात इंफ्रास्टेट के साथ जमीन में निवेश। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। मेडिको हॉस्पिटल एंड सुपर स्पेशलिटी सेंटर, जहां होता है स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की निगरानी में बेहतर इलाज। संपर्क करें 9455270200। पता नए हाईकोर्ट के सामने, स्माइलगंज, फैजाबाद रोड, लखनऊ। न्याय करने वाले से बड़ा न्याय दिलाने वाला होता है, इसीलिए जब आप चुने लॉ का प्रोफेशन तो भीमराव अंबेडकर लॉ कॉलेज ही है सबसे बेहतर विकल्प। यहाँ प्रिंसिपल डॉक्टर अवनीत कुमार और डायरेक्टर वीजी गोस्वामी के सानिध्य में आपके बच्चों को मिलती है बेहतर शिक्षा। तो आज ही आए भीमराव अंबेडकर लॉ कॉलेज। एडमिशन ओपन। पता हरिकंज गढ़ी, रायबरेली रोड, लखनऊ। अब हर किसी के घर में गूंजेगी बच्चों की किलकारियाँ। निसंतान को भी मिलेगा अब संतान का सुख। जी हाँ, बांझपन से अगर आपको भी चाहिए छुटकारा तो आज ही आइए सायरा हेल्थ केयर एंड हिजामा सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता।
डॉक्टर निजामुद्दीन कासमी, सेक्स रोग विशेषज्ञ, हर्बल दवाओं के द्वारा गुप्त रोग और बांझपन के सफल उपचार की 100% गारंटी। पता बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। गुड़गांव के टॉप ब्यूटी सैलून में से एक अबाउट यू नेल्स एंड ब्यूटी सैलून एंड एकेडमी, जहां मिलता है आपको नेल एक्सटेंशन जैसे सभी तरह की कॉस्मेटिक सेवाएं। पता 17 बेसमेंट हुडा मार्केट, सेक्टर 40, गुड़गांव। संपर्क करें 9555299960। महिला एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, लेप्रोस्कोपी सर्जरी जैसे गॉल ब्लैडर, हार्निया, किडनी स्टोन का आधुनिक विधि द्वारा उपचार किया जाता है। अदिति हॉस्पिटल, जहां मिलता है आपको बेहतरीन इलाज अनुभवी डॉक्टर्स के साथ। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता आलापुर, लखनऊ रोड, पोस्ट हेड ऑफिस, बाराबंकी। फोन नंबर 05248297631, 8707381354, 7912120078। दशकों से प्रयागराज के विश्वसनीय शैक्षणिक संस्थानों में से एक वैभव क्लासेस, जहां मिलता है शिक्षा का बेहतर एनवायरनमेंट अनुभवी शिक्षकों के साथ। पता नियर ऑटो सेल्स बिल्डिंग, सिविल लाइंस, प्रयागराज। करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बानी। प्रयागराज में पहली बार जर्मन टेक्नोलॉजी तकनीक के द्वारा महिलाओं की शारीरिक और मानसिक तकलीफों से छुटकारा पाए। शकुंतला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पता 3B ताशकंद मार्ग, सेंट जोसेफ कॉलेज के सामने, निकट भार्गव बुक डिपो, प्रयागराज। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल JK पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 3938822172। आपकी जिंदगी अनमोल है, इसकी सुरक्षा करें। जब बात हो आपके स्वास्थ्य की तो फिर समझौता कैसा। जी हाँ, आपको हर बीमारी से बचाने के लिए आ गया है लखनऊ नेशनल हॉस्पिटल, जहां मिलती है आपको ICU और NICU की सुविधा बेहतरीन मेडिकल इक्विपमेंट्स के साथ, वो भी 24 घंटे मेडिकल सुविधा के साथ, वो भी अनुभवी डॉक्टरों की देखरेख में। पता नेशनल कॉम्प्लेक्स नियर सुन्नी इंटर कॉलेज, टुंडियागंज, लखनऊ। मोबाइल नंबर 7991223441। यदि कला को आप पसंद करते हैं, अगर आप प्रिंट की इस आधुनिक दुनिया में हाथों की कला का हुनर समझते हैं, तो फोटो आर्टिस्ट आरुषि वर्मा से अपना मनपसंद और शानदार स्केच और फोटो बनवाएं। पता अशरफ विहार कॉलोनी, चिन्हट, लखनऊ। सुनीता होम केयर सेंटर, जहां रखा जाता है पेशेंट से लेकर बच्चों तक का ख्याल। पता मटियारी विधायक चौराहा, चिन्हट, फैजाबाद रोड, लखनऊ। मोबाइल नंबर 9125179740, 9219470312। आपकी जिंदगी अनमोल है, इसकी हिफाजत करना हमारा फर्ज। हिंद हॉस्पिटल, जहां मिलती है आपको ICU NICU की सुविधा। नोट, आयुष्मान कार्ड से मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध। ICU और NICU की सुविधा, दिल का ऑपरेशन छोड़कर बाकी सारे ऑपरेशन की सुविधा आयुष्मान कार्ड से भी उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से मोतियाबिंद का ऑपरेशन और आंख की जांच फ्री में होती है। हर महीने के आखिरी बुधवार को गरीबों और जिनका कोई देखभाल करने वाला नहीं है, उनका फ्री में इलाज वो ऑपरेशन करते हैं। पता नियर महर्षि यूनिवर्सिटी, भिटौली, तिराहा, IIM रोड,